हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज एक छोटी सी कोशिश करने जा रहे हैं। मैं हर एक चीज जो है वो कोशिश पे लाकर खड़ा करता हूं कि कोशिश अगर दिल से की जाए तो काम अच्छा रहता है। बाकी नतीजा जो होता है वो बाद की बात होती है। तो कोशिश ये करने जा रहे हैं कि जब पूरा का पूरा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको हम एक वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में उसकी समरी कंप्लीट करेंगे और देखते हैं उसका कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सोरियो की एक विजन आर्ट से, एक पेंटिंग से, जिसमें उसने ये बताया है कि मोनार्कियल सिस्टम है जो तहस नहस हो चुका है, मुकुट बिखरे पड़े हैं और जो अलग अलग कंट्री या अलग अलग एम्पायर के तहत रहते थे, जो लोग रहते थे, वो अपने अपने कल्चरल फ्लैग लेकर निकल रहे हैं और जैसे ही वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से क्रॉस कर रहे हैं वो नेशन बनते जा रहे हैं और ऊपर से जो देवता है वो फूल बरसा रहे हैं। और ये आइडिया आया कहां से? 1848 में ये पेंटिंग बनती है। आइडिया आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी और वहां पर लोगों ने अपने देश को बाप यानी लै पैट्रिया और अपने आप को नागरिक ली सिटियान बोला था। ठीक है जी। तो वहां पर लोग जो हैं वो पहले ही नेशन बना चुके थे, फ्रांस के लोग, लेकिन वहां की जो सरकारें थे वो ज्यादा टाइम पर टिक नहीं पाई, क्लैशेस होते रहे। तो फिर क्या था, उसको डोमिनेट कर लिया नेपोलियन ने। नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो रूल में आ जाता है एक डिक्टेटर के तौर पर, एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर। लेकिन उसका जो रूल है वो डिक्टेटरशिप ना होते हुए लोगों को एक्सेप्टेड था, क्योंकि नेपोलियन ने रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए थे जो लोगों को एक्सेप्टेड थे, जिसको बोला गया नेपोलियनिक कोड। जी हाँ, लेकिन नेपोलियनिक कोड भी ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया, क्योंकि आफ्टर है तो वो डिक्टेटरशिप था और वो टेरिटरीज बढ़ाता जा रहा था नेपोलियन। तो फिर क्या था, 1815 की जो लड़ाई हुई वाटरलू की, उसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया एंड प्रूशिया ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ वाइना। ट्रीटी ऑफ वाइना में जितनी भी टेरिटरीज होती हैं वो सारी डिस्ट्रीब्यूट ये चारों किंगडम अपने लिए कर लेते हैं और फिर रूल आ जाता है कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिज्म, मोनार्कियल सिस्टम सेम ही है। तो एक बार फिर से मोनार्कियल सिस्टम जो रूल करने लग जाता है फ्रांस में भी। जी हाँ दोस्तों, और फिर जो रूलर बनता है वो बनता है किंग लुई फिलिप। लेकिन जो चिंगारी है वो चिंगारी तो अब निकल चुकी है। अब लोग जो हैं वो अपने अपने नेशंस ढूंढ रहे हैं कि हमारा अपना एक देश हो, राज्य हो। तो अब कंजर्वेटिज्म आ चुका था, लेकिन अब रेवोल्यूशन कैसे होगा? तो रेवोल्यूशनरी पीरियड यहाँ पर शुरू होता है। तो रेवोल्यूशनरीज कौन कौन निकलते हैं? इसमें गुजीपी मजीनी है, गुजीपी गरीबल्दी है और भी कई रेवोल्यूशनरीज है जो जैकोबिन क्लब बनाकर सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करके, जी हाँ, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करके वो अपने मिशन पर निकल जाते हैं। इसको रेवोल्यूशनरी पीरियड कहा जाता है। और इसके बाद आता है द रेवोल्यूशन ऑफ 1848, मतलब 1830 से 1848 का जो रेवोल्यूशन पीरियड है। इसमें लिबरल्स की जो क्रांति है, अच्छा एक सोसाइटी का भी इसमें जिक्र होता है कि पहले जो सोसाइटी थी वो अरिस्टोक्रेसी थी और पीजेंट्स की थी, मतलब या तो बहुत अमीर या बहुत गरीब। लेकिन जो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है उसमें एक तीसरी सोसाइटी निकलती है जिसको बोला जाता है द न्यू मिडिल क्लास। जी हाँ, शुरू होता है दोस्तों द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1832-48 और इसमें जो है आजादी मिलती है ग्रीस को, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है ग्रीस में और 1824 से स्टार्ट होती है और 1832 में उसका जो रिजल्ट निकलता है। और 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपॉल की एक ट्रीटी होती है जिसके तहत ग्रीस को आजादी मिल जाती है और ग्रीस नेशन बन जाता है। अब शुरू होता है दोस्तों लिबरल का नेशनलिज्म। अब ये लिबरल जो थी, लिबरल नेशनलिज्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि लिबरल ने भी आजादी के लिए अपना संघर्ष किया। अब लिबरल ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, न्यू मिडिल क्लास कम्युनिटी थी। ठीक है जी। तो इसमें जो एक बड़ा थीम है वो है रोमांटिसिज्म, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो रोमांटिसिज्म में क्या है कि लिबरल की लड़ाई अब हथियारों वाली लड़ाई नहीं हो सकती है, वो हथियारों से नहीं लड़ रहे हैं। अब वो कैसे लड़ रहे हैं? वो लोगों में एक जागृति
उत्पन्न कर रहे हैं, एनलाइटमेंट ला रहे हैं। कैसे? अपनी पोएम से, अपनी पेंटिंग से, ड्रामा से और कहानियों से, जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती हो। और इसी के तहत जो है पोलैंड की एक घटना है कि पोलैंड में रशिया डोमिनेट कर रहा था और पोलैंड के लोगों ने अपनी जो है मातृभाषा जो पॉलिश है, पॉलिश बोलना शुरू कर दिया अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। क्योंकि रूस थोप रहा था अपनी लैंग्वेज, लेकिन पोलैंड वाले लोगों ने अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और ऐसे उनको भी आजादी मिली। ऐसे लड़ाई लड़ी गई क्योंकि वो लगातार अपने मातृभूमि के लिए एकत्र हो रहे थे और रशिया जो है वो धीरे धीरे उसकी डोमिनेंस जो छूट रही थी। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाता है दोस्तों दी हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब लिबरल्स का तो रेवोल्यूशन हो गया, उन्होंने जो नेशन के लिए करना था, जो नेशन बनाने के लिए करना था वो किया। लेकिन हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट में किसानों ने रेवोल्यूशन किया। किसान या जो लोग कह सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्री चला रहे थे, जो हाथ से कारीगरी करते थे, जो हाथ से कपड़ा बनाते थे या हाथ से और चीजें बना रहे थे, अब उन लोगों का रेवोल्यूशन है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उनका काम भी ठप कर दिया था और जो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उनके पास काम नहीं था, तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, जो मोनार्कल सिस्टम के अंडर काम करते थे, उनके घरों पे अटैक किया और ऐसे उनका भी अपना एक रेवोल्यूशन का टाइम चलता हुआ। तो इसके बाद जो होती है यूनिफिकेशन की जो मतलब प्रथा है वो शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। तो ये लिबरल ने पहले शुरुआत की थी इसकी, कि लिबरल जो है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो सेंट पॉल चर्च थी वहां पर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है जिसे, तो वहां पर पहुंचे अपना प्रस्ताव लेकर, किसके पास? फ्रेडरिक विलियम फोर्ड के पास। तो फ्रेडरिक विलियम ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। प्रस्ताव क्या था? कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें अपना नेशन चाहिए, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फ्रेडरिक विलियम के माइंड में एक चीज चल रही थी कि आज ये लोग शांतिपूर्वक ढंग से मेरे पास आए हैं, कल को ये मुझ पर अटैक भी कर सकते हैं, जैसे फ्रांस में हुआ। तो फिर फ्रेडरिक विलियम ने जो था अपना डोमिनेंस बरकरार रखा, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो विलियम वन आए थे, उन्होंने, जो वो थोड़े लीनियंट थे, तो उन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए ड्यूटी लगाई। जो चीफ आर्किटेक्ट थे, चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के प्रशिया के, उनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने दोस्तों 1871 में जो है एक जर्मनी को यूनिफाई करने का हुक्म दे दिया। तो 1871 में जर्मनी यूनिफाई होता है। तो इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली की यूनिफिकेशन ऐसी थी कि इटली जो अलग अलग किंगडम में डिवाइड था, अलग अलग जो साउथ का पार्ट किसी और तरफ था, नॉर्थ का किसी और तरफ था, और एक छोटा सा आइलैंड एरिया था जो प्रिंसली स्टेट थी इटली की, और उसके जो राजा थे वो थे केसर विलियम। तो केसर विलियम जो थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम लोग हमले करेंगे और उसके बाद इटली को यूनिफाई करेंगे, जो सारा इटली है वो हमारा होगा। तो केसर विलियम ने दोस्तों गुजिप्पी मजीनी, गुजिप्पी गरीबल्दी, ये वो लोग थे जिन्होंने देश की इटली को यूनिफाई करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर कैवोर थे, जिसकी स्पेशल ड्यूटी लगाई थी केसर विलियम ने, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई 7 सालों तक चलती रही। इटली को एक कलेक्टिव करने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए और एक मुकम्मल इटली जो स्टेट बनाने के लिए, तो तब जाकर जो इटली है वो यूनिफाई होता है। तो इसमें खास तौर पर गुजिप्पी मजीनी का जिक्र आता है, और गुजिप्पी मजीनी के बारे में जो था ड्यूक मैटरनिक, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था, उसने एक बड़ी कोटेशन कही थी कि दिस इज द डेंजरस एनिमी। तो डेंजरस एनिमी क्यों उसने बोला था? क्योंकि गुजिप्पी मजीनी बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, जिनेवा में पैदा हुए थे और फिर एग्जाइल कर दिया गया था 24 की एज में, और उसके बाद इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप नाम की। तो ऐसे जो है ये भी एक कारवां चलता है। और जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बाद दोस्तों ये कारवां नहीं रुकता। विजुअलाइजिंग द नेशन, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो विजुअलाइजिंग नेशन का मतलब है कि एल्गरी जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने देश को, इस तरह जर्मनी को जर्मेनिया के रूप में प्रेजेंट किया गया और जो फ्रांस था उसको मेराइन के रूप में प्रेजेंट किया गया। उसके बाद जो शुरू होता है लालच का पीरियड, इसको लालच का पीरियड कहा जाता है, जिसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म। क्यों? देश तो अपने तो देश नेशन बना लिए, अपने देश को तो नेशनलाइज कर लिया,
लेकिन अब लालच बढ़ रहा है और अलग अलग टेरिटरीज पे कब्जा हो रहा है कि हम अपनी टेरिटरीज और बढ़ाएं। इसमें बल्कान रीजन का स्पेशल तौर पर जिक्र आता है कि बल्कान जो था उसके जब वो आज़ाद होता है बल्कान का रीजन, तो अपने अपने देश बनाकर छोटे छोटे देश जो वो रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसका जो एडवांटेज लिया वो बड़े नेशंस ने हमले किए और इसी का जो बड़ा नतीजा निकला वो था वर्ल्ड वॉर 1। तो ये कहानी मैंने कोशिश की थी एक रैपिड फायर अंदाज में आपको सुनाने के लिए। इतनी ही कहानी है, अगर बेसिक आपको कोई किसी को बताना हो तो आप इतना बता सकते हो। तो अगर इन सभी मतलब जितना भी चैप्टर हमने किया, अगर इसकी को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी यूट्यूब की वीडियोस डाल दी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं अब ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है। इजाजत लेते हैं और जाते जाते वही दरख्वास्त कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।